नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्न के संबंध में चर्चा करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2012 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास किया है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा विकल्प है मन्नार की खाड़ी, तीसरा विकल्प है खंभात की खाड़ी, चौथा विकल्प है कच्छ की खाड़ी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, जिसे खंभात की खाड़ी को हम पहले कैम्बे की खाड़ी के नाम से जानते थे, कैम्बे की खाड़ी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? खंभात की खाड़ी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत में कच्छ की खाड़ी है, सुंदरबन है। ठीक है, यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? यह एक नवीनीकृत ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, या अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत मान लीजिए इसे, ज्वारीय ऊर्जा को। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है? ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, तो ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर एक बांध का निर्माण करके किया जाता है। उस पर एक बांध बना दिया जाता है जो संकीर्ण क्षेत्र होता है, सकरा क्षेत्र होता है, और ठीक है, बांध का निर्माण कर दिया जाता है और वहाँ से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बांध का जो द्वार होता है, ठीक है, तो बांध का जो द्वार होता है उस पर एक टरबाइन, ठीक है, उस पर एक टरबाइन लगा दी जाती है, और जो टरबाइन क्या करती है, ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, जो ज्वार का पानी होता है, तो ज्वार के पानी को उच्च ज्वार के दौरान, जब ज्वार अपने उच्च पे होता है, तो उसके एक बैराज जो होता है, एक बैराज में कैद किया जा सकता है, या कैद करके और कम ज्वार के दौरान हाइड्रो टरबाइन के माध्यम से उस पर दबाव दिया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तो अगर ये प्रश्न आता है भारत में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तो उसका आंसर क्या होगा? कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि गुजरात में अवस्थित है, और यहीं पे ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत सरकार द्वारा जो है अक्षय ऊर्जा उत्पादन, भारत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक किया गया? तो 2022 तक भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को जो है बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य या टारगेट है। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, या अक्षय ऊर्जाओं में वह ऊर्जा सम्मिलित होती है जो प्रदूषण का कारक नहीं होती है। ठीक है, या जो प्रदूषण का वाहक नहीं होती हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्षय नहीं होता है, अक्षय इसीलिए कहा जाता है अक्षय। अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्षय नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का कभी क्षय नहीं होना, पवन ऊर्जा, हवा हमेशा रहेगी, जल विद्युत योजना, ज्वारीय योजना, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब जो है अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, खंभात की खाड़ी। इसके बाद जो इसमें पहला विकल्प है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर में अवस्थित है, और यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद जो है विकल्प बी है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है यह एक आता है प्रश्न, उथले पानी की खाड़ी कौन सी है? उथले
पानी की खाड़ी, उथले, ये तो यही मन्नार की खाड़ी ही जो है एक उथले पानी की खाड़ी है। और जो आपका हिंद महासागर है, ठीक है, तो हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप सागर है, हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप सागर है, ठीक है, और तो उसका एक जो लक्षद्वीप सागर के एक भाग का यह निर्माण करती है। कौन? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी अगर पूछ लिया जाए कहाँ अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु में अवस्थित है। विकल्प डी है कच्छ की खाड़ी, विकल्प डी है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात के जामनगर जिले में। कहाँ पे? गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, और यह अरब सागर तट पे है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर तट पे है, और यहाँ की जो विशिष्ट विशेषता कही जाएगी तो वह वही ज्वारीय श्रेणी है, ज्वारीय श्रेणी है, जो लगभग 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड की तेज धारा उत्पन्न करती है। एक प्रश्न आता है कि जंगली गधों का संरक्षण कहाँ पे किया गया है? तो जंगली गधों का संरक्षण जो है कच्छ की खाड़ी में ही किया गया है, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंचल टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? किस जनजाति का? टोडा जनजाति का, ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प है जौनसार पहाड़ियाँ, दूसरा विकल्प है गारो पहाड़ियाँ, तीसरा विकल्प है नीलगिरी पहाड़ियाँ, चौथा विकल्प है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति जो है मूल रूप से कहाँ पे रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इस जनजाति की एक जो मुख्य विशेषता है वह है कि ये लोग समूह में रहना पसंद करते हैं, ये लोग समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आता है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे, या नीलगिरी पहाड़ी ठीक है, कि सबसे ऊंची चोटी डोडा बट्टा, ये जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है, इसका जो विस्तार है नीलगिरी पहाड़ी का कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है, सभी में इसका विस्तार है। या पश्चिमी घाट की अगर पूछा जाए किस घाट की पर्वतमाला है, तो नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। इसके बाद इसमें जो है पहला विकल्प है जौनसार पहाड़ियाँ, पहला विकल्प है जौनसार पहाड़ियाँ। तो जो जौनसार पहाड़ी है इसका बहुत मुख्य रूप से उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन एक जनजाति पाई जाती है जौनसारी जनजाति, जौनसारी जनजाति यह उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में पाई जाती है, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। टिहरी गढ़वाल जिले की पहाड़ियों पे ये जनजातियां जो है निवास करती हैं, और पांडवों को अपना पूर्वज मानती हैं। किसको मानते हैं? पांडवों को अपना पूर्वज मानती है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है पांडवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति तो कौन सी? जौनसारी जनजाति, ठीक है। महासू नामक देवता की पूजा करने वाली जनजाति जौनसारी जनजाति, ठीक है। इसके बाद जो है विकल्प ही है गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ जो है, ठीक है, मेघालय में है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? यह मेघालय में फैली है, ठीक। इसके बाद जयंतिया पहाड़ियाँ, विकल्प डी है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय में फैली हुई हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसी बंटन 8, 9, 11, 10, 12, 14, 11, 14, 15, 14 x 11 का बहुलक 11 है, तो x का मान क्या होगा? तो इसमें चूंकि सॉल्व करने में गणित के प्रश्नों में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए जो है मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प सी 11, ठीक है। इसका x का मान क्या होगा? 11 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर अपने दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंततः फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितना दूर है? अब वह अपने घर से कितना दूर है? तो इसका भी सही आंसर विकल्प सी है, विकल्प
सी है 1 किलोमीटर। अब वो अपने घर से कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। यदि पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? वैसे ये प्रश्न जो है मेरे अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो लगभग 120 आ रहा है। ठीक है, लगभग 120 आ रहा है, और इस चारों विकल्प उसके आसपास भी नहीं है। तो अगर चूंकि सबसे ज़्यादा मान विकल्प डी का 80 है तो इसे आप 80 मान सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 4:3:2 है। एक से दूरी तय करने में इन रेलगाड़ियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? पहला विकल्प 3:4:6, दूसरा विकल्प है 4:2:3, तीसरा विकल्प है 4:3:2, चौथा विकल्प 3:6:4। तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प ए। विकल्प ए 3:4:6 इसका सही आंसर है। इसके बाद एक अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए और 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प डी। विकल्प डी 31% अभ्यर्थी हिंदी में पास हुए। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है? पहला है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा विकल्प है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें, तीसरा विकल्प है अवरक्त इंफ्रारेड किरणें, चौथा विकल्प है गामा किरणें। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें जो है मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण क्या है? पराबैंगनी किरण जो है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरण होती है। एक विद्युत चुम्बकीय किरण विकिरण होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश से कम होती है। तरंग दैर्घ्य प्रकाश से कम होती है एवं एक किरण से अधिक होती है। एवं ठीक है, किससे अधिक होती है आप? ठीक है, एवं किरण से अधिक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वह बैगनी से अधिक होती है, वह बैगनी से अधिक होती है, इसलिए इसे पराबैंगनी विकिरण कहा जाता है। इसलिए इसे पराबैंगनी विकिरण कहा जाता है और यह शरीर के लिए सबसे अधिक घातक होती है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1801 में, खोज 1801 में जॉन विल्हम रिटर, ठीक है, इन्होंने 1801 में इसकी खोज की। किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि पराबैंगनी विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण का किसमें पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। तो मुख्य स्रोत क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश हुआ। अभी जो पराबैंगनी किरण है कितने प्रकार की होती है? पराबैंगनी किरण कितने प्रकार की होती है? तो पराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती है। एक होती UVA, ठीक है, UVA, ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसमें है UVA, फिर B, फिर C, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट A होती है, यह त्वचा की कोशिकाओं और उनके जो DNA जो उसका होता है, कोशिकाओं का जो DNA होता है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, त्वचा कैंसर और झुर्रियों का मुख्य कारण होती हैं। और जो अल्ट्रावायलेट B है, ठीक, वह एक के मुकाबले अधिक ऊर्जावान होती है। उसमें जो है एक के मुकाबले अधिक ऊर्जा होती है और उससे भी सनबर्न और कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। जो हमारी अल्ट्रावायलेट C है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन यह हमारे वायुमंडल और सूर्य की रोशनी में नहीं होती है। हमारे वायुमंडल में यह नहीं होती है, इसलिए त्वचा कैंसर का कारण नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद जो है हमारा विकल्प ए है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे जो है ऐसी विद्युत तरंगे होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य जो है 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के मध्य होती है। प्रश्न आता है सूक्ष्म तरंगों की खोज किन्होंने या किसने किया था? तो पर्सी स्पेंसर ने जो है सूक्ष्म तरंगों की खोज किया था। अब इसका उपयोग परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग होता है, राडार में किस तरंग का प्रयोग होता है, ठीक है, मोबाइल में, टेलीविजन में, ठीक है, इन सब में जो है किसका प्रयोग, जीपीएस में किसका प्रयोग होता है? तो इसी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। किसमें? माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग होता है, राडार में इसका प्रयोग होता है, मोबाइल में इसका प्रयोग होता है, टेलीविजन में इसका प्रयोग होता है, ब्लूटूथ में इसका प्रयोग होता है, जीपीएस में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो है विकल्प सी है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। ये इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें ऐसी किरणें होती हैं जिनका तरंगदैर्घ्य प्रकाश से बड़ा और सूक्ष्म तरंगों से कम होता है। आता है प्रश्न इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में विलियम हर्सल ने इसकी खोज किया था, ठीक है। इसके बाद विकल्प डी है गामा किरण। तो गामा किरण की खोज कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज किया था। प्रश्न आता है किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है, पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा विकल्प है एंडोप्लाज्म, तीसरा विकल्प है न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा विकल्प है प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ठीक है, हक्सले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हक्सले। तो हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म, इसकी हिंदी होती है जीवद्रव्य, ठीक है। तो जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा, जीवन का भौतिक आधार का। वैसे अगर देखा जाए प्रोटोप्लाज्म की सर्वप्रथम खोज जो है किसने किया था? कार्ट नामक वैज्ञानिक ने। कार्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे जो है देखा था। जीवद्रव्य को सबसे पहले कार्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है। एक वैज्ञानिक है डुजार्डिन, ठीक है। तो डुजार्डिन ने सारकोड नाम से इसका अध्ययन किया था, सारकोड नाम से इसका अध्ययन किया था। और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1840 में जो है पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। एक आता है प्रश्न जीवद्रव्य सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? जीवद्रव्य सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, मैक्स सुल्ज ने जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1861 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। जो जीवद्रव्य होता है बेसिकली, ठीक है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक सहित, जो हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक सहित कोशिका के सभी भागों को सभी भागों को मिलाकर ही जो है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक सहित कोशिका के सभी भागों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो उसका बाहर का भाग होता है, केंद्रक से बाहर का भाग होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं?
साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद विकल्प बी है एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म जो है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है, उसके आंतरिक भाग को कहते हैं। कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा विकल्प सी है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, एक प्रश्न आता केंद्रक सीप, केंद्रक सीप। ठीक है, तो केंद्रक सीप जो है इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को कहा जाता है। कैरोलिम्फ, कैरोलिम्फ, कैरोलिम्फ किसको कहा जाता है? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरोलिम्फ कहा जाता है। ठीक है, और कार्योप्लाज्म, कार्योप्लाज्म किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह कोशिका में एक नाभिकीय लिफाफे से, ठीक है, या नाभिकीय आवरण से घिरी हुई सैप होती है। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लेजर के उपयोग से, लेजर के उपयोग से वायुमंडल के प्रदूषण को नापने की तकनीक कहलाती है। पहला विकल्प है रडार, दूसरा विकल्प है लिडार, तीसरा विकल्प है साइस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफी इसको कहेंगे, और पॉलीग्राफी। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? चूंकि यहाँ आप देखिए कह रहा लेजर के उपयोग से वायुमंडल के प्रदूषण को नापने की तकनीक होती है लिडार। रडार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी प्रकार से है लिडार। ठीक है, क्या है? लिडार। लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट, क्या होता है? लाइट डिटेक्शन, DETECTION। ठीक है, लाइट डिटेक्शन, और सॉरी थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी। लाइट डिटेक्शन, DETECTION, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यह होगा आपका लिडार का फुल फॉर्म, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, लेजर और रक्त रडार, लेजर और रक्त रडार। ये जो है सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी जो होती है, ठीक है, तो सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी की जो दूरी के मापने के लिए, ठीक है, लक्ष्य पर इसे भेजा जाता है, लेजर प्रकाश भेजा जाता है, और यह परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करता है। इसके बाद हमारा पहला विकल्प है रडार। ठीक है, पहला विकल्प है रडार। तो रडार का मतलब हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार में लाइट और रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यह सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से वस्तुओं का पता लगाने वाली एक विधि है। रडार क्या है? सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से वस्तुओं का पता लगाने वाली एक विधि है। ठीक है, विकल्प सी है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी मतलब भूकंप मापी। तो भूकंप मापी क्या होता है या सिस्मोग्राफी क्या होता है? यह भूगत के जो घटक होते हैं, ठीक है, उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अवलेखित करने वाला उपकरण होता है। इसके बाद जो है विकल्प डी है पॉलीग्राफी। विकल्प डी है पॉलीग्राफी। तो जो पॉलीग्राफी है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जब अपराधियों से कुछ सत्य उगलवाना होता है तो उनको पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। यह क्या होती है? एक झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, जिसे लाई डिटेक्टर कहते हैं, जिसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? अगस्त लार्सन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होती है? पहला विकल्प अग्नाशय में, दूसरा विकल्प तिल्ली या प्लीहा में, तीसरा विकल्प गुर्दे में, चौथा विकल्प यकृत में। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए अग्नाशय में।
इंसुलिन कहाँ पे उत्पन्न होती है? अग्नाशय में। तो जो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है वह अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं में होता है। ठीक है, लैंगरहैंस दीपिकाओं में होता है। और यह भी प्रश्न आता है, यह प्रश्न काफ़ी बार आया है, ठीक है, पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में, कि कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं में होता है। इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? किन कोशिकाओं के श्रवण से होता है? तो बीटा कोशिकाओं के श्रवण से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन है यह क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन का मुख्य कार्य है रुधिर में शर्करा का विनियमन करना। रुधिर में शर्करा का विनियमन करना। आता है प्रश्न, मधुमेह नामक बीमारी किसके कमी या अधिकता से होती है? तो वह इंसुलिन की कमी या अधिकता से होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, इसकी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। अगर एक प्रश्न आता है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन क्या है? रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन जो है एक सूक्ष्म पेप्टाइड है। एक सूक्ष्म पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड है या पेप्टाइड इसको लिख सकते हैं आप। सूक्ष्म पेप्टाइड है जिसको हम प्रोटीन कह सकते हैं। यह एक प्रोटीन है जिसमें 51, जिसकी रचना जो होती है 51 अमीनो अम्लों से होती है। इसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। इसका स्रोत क्या होता है? इंसुलिन का स्रोत क्या होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, इंसुलिन का मुख्य स्रोत है अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलने वाली बीटा कोशिकाओं से निकलने वाली, ठीक है, निकलने वाली बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, किससे होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। साथ ही साथ डहेलिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो डहेलिया की जड़ों से भी जो है इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रश्न आया है पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम में कि इंसुलिन में क्या उपस्थित होता है? उसमें लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। ठीक है, तो इंसुलिन में जस्ता होता है। इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन में जस्ता होता है। इसके बाद जो है विकल्प बी है तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा। तो तिल्ली या प्लीहा जो है सभी रीढ़धारी प्राणियों में यह पाई जाती है। और मानव का जो यह पेट कब होता है, ठीक है, उसके बाईं ओर यह होती है। और इसका मुख्य कार्य है पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। एक प्रश्न आता है कि जो गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में रक्त कणों का निर्माण कौन करता है? गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में रक्त कणों का निर्माण कौन करता है? तो गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में जो रक्त कण होते हैं उनका निर्माण इसी प्लीहा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, लसिका कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लसिका कोशिकाएं। यह भी प्रश्न आया है पीसीएस में। लसिका कोशिकाओं का निर्माण इसी प्लीहा में किया जाता है। तो तिल्ली में ही लसिका कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद विकल्प सी है गुर्दे में, किडनी में। ठीक है, तो किडनी जो है यह शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है और पेट के पीछे के अंदर के हिस्से में यह दो संख्या की दृष्टि से दो पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों तरफ दो किडनी पाई जाती हैं और इनका आकार सेम के बीज की तरफ होता है। सेम के बीज की तरह इनका आकार होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से जो इनका कार्य क्या है? तो ये इनका कार्य है रुधिर को छानना, रुधिर को शुद्ध करना। तो यह जो रुधिर को छानकर इसमें जो अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, रुधिर में जो अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें किडनी या गुर्दा जो है छान कर जो है, ठीक है, उत्सर्जी अंगों के माध्यम से उसे बाहर
निकाल देता है। तो यह मतलब जो गुर्दा होता है, जो हमारी किडनी होती है, उसका मुख्य कार्य यही है, रुधिर को छानकर अवशिष्ट एवं अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है। इसके बाद हमारा विकल्प डी है यकृत। तो हम लोगों को मालूम है यकृत जो लीवर है हमारा, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। और कुल 500 क्रियाओं का, लगभग 500 क्रियाओं का संपादन लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर के मुख्य कार्य क्या है? लीवर का मुख्य कार्य है पित्त का उत्पादन करना, पित्त का उत्पादन करना, रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यह सब प्रश्न जो है पित्त का उत्पादन कौन करता है? ठीक है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन कौन करता है? तो रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन यकृत के द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला है यकृत। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो विषाक्त अमोनिया को यूरिया में हमारा यकृत बदलता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हम लोगों ने सुना है। तो जीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? पहला है प्रोटीन का संश्लेषण करना, दूसरा है ऊर्जा को मुक्त करना, तीसरा है कोशिकाओं के आकार को बनाए रखना, चौथा है हार्मोन्स का संश्लेषण करना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, ऊर्जा को मुक्त करना। जीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा को मुक्त करना। ठीक है। प्रश्न आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसनांग किसे कहा जाता है? कोशिका का श्वसनांग किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। विकल्प है प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइबोसोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। अंतःद्रव्यी जालिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो प्रोटीन के संश्लेषण से अंतःद्रव्यी जालिका भी संबंधित है। तो जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन कौन से हैं? राइबोसोम और अंतःद्रव्यी जालिका होती है। ठीक है, अंतःद्रव्यी जालिका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन फिर भी इसे देख लेते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 2015 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो हमारा पहला विकल्प है ईरान, दूसरा विकल्प है सऊदी अरब, तीसरा विकल्प है यूएई, चौथा विकल्प है ओमान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है पहली बार मार्च 2015 में, ठीक है, या मार्च से लेकर अगस्त तक ये प्रोसेस चला हुआ था। तो 2015 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। इसके लिए मताधिकार न प्रदान करने के कारण सऊदी अरब की जो है काफ़ी आलोचना हो रही थी, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि महिलाओं को भी मताधिकार में सहभागी बनाया जाए। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया था, नाम आया था जमात अल सादी, ठीक है, जमात और सादी और साफिनाज अबू अल सामत, ठीक है, ये दो नाम हैं। और ये दोनों नाम जो हैं सबसे पहले, ठीक है, सऊदी अरब के मतदाता सूची में शामिल होने वाला था। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम सऊदी अरब की मतदाता सूची में शामिल हुआ था। किसका? जमात अल सादी और साफिनाज अबू अल सामत। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये भी है तो प्रश्न 2012 से ही संबंधित, लेकिन चूंकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण भी है।
टारपीडो और आकाश मिसाइल के युग्म को भारतीय नौसेना को मार्च 2012 के प्रथम सप्ताह में सौंपा गया। इस युग्म का क्या नाम है? तो ठीक है, टारपीडो और आकाश मिसाइल के युग्म को पूछा जा रहा है। तो पहला है आकाश टारपीडो, दूसरा विकल्प है मिसाइल लेड टारपीडो, तीसरा विकल्प टारपीडो एडवांस लाइट, चौथा विकल्प है उपयुक्त से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, आकाश टारपीडो। कौन है? आकाश टारपीडो। ठीक है, यह एडवांस लाइट वेट टारपीडो है, यह एडवांस लाइट वेट टारपीडो है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2012 को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसमें तो थे विकल्प सी है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी, थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है 26 जनवरी 2012 के गणतंत्र दिवस में सम्मिलित हुई थी, उनका नाम था इंगलक चिनवाट, इंगलक चिनवाट इनका नाम था। लेकिन अब चूंकि 2021 का गणतंत्र दिवस मनाया जा चुका है, तो इसलिए प्रश्न आ सकता है कि 26 जनवरी 2021 को, ठीक है, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, तो इस बार कोई नहीं आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था और उनके आने की तैयारी भी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसमें जो उस समय वहाँ पे कोविड-19 का जो है ज़्यादा संक्रमण हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2012 में जयपुर में आयोजित भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प है अंबिका सोनिक, दूसरा विकल्प है कमला प्रसाद विशेषर, तीसरा विकल्प है मीरा कुमार। वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कमला प्रसाद विशेषर को जो है उस बार इनवाइट किया गया था, यह ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री थी। अब प्रश्न आ सकता है 2021 का, ठीक है, मैंने इसको इसलिए सॉल्व करने का प्रयास किया, स्किप नहीं किया कि चूँकि 2021 से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया था। 16वां संस्करण था यह, 16वां संस्करण था। और किस विषय के साथ मनाया गया था 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस? किस विषय के साथ? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, और इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे किसके लिए? 2021 के, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आएगा, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम आएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भारतीय मूल के हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सूरीनाम के राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हुए हैं, और इन्हें 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस के जो है मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। इसमें अंबिका सोनी से मतलब ही नहीं है, ये 15वीं लोकसभा में सूचना प्रसारण मंत्री थी। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अशोक का एक समकालीन राजा तुर्मय, अशोक का एक समकालीन राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? पहला विकल्प मिस्र, दूसरा विकल्प कोरिंथ, तीसरा विकल्प मैसेडोनिया, चौथा विकल्प सीरिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। ठीक है, तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। टालमी फिलाडेल्फस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टालमी फिलाडेल्फस, ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये यही तुर्मय ही हैं। इन टालमी फिलाडेल्फस को तुर्मय के नाम से जाना जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है,
अशोक का 13वां शिलालेख है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक हो गया आपका तुर्मय, ठीक है, जिनमें से एक हो गया तुर्मय। दूसरा है अंत्योक। इन राज्यों में अशोक ने अपने बौद्ध प्रचारक भेजे थे, ठीक है, बौद्ध प्रचारक भेजे थे पांचों में। तो अंत्योक कहाँ का शासक था? अंत्योक सीरिया का शासक था। कहाँ का? अंत्योक सीरिया का शासक था। और हम लोगों ने एंटियोकस द्वितीय का नाम सुना होगा, ये एंटियोकस द्वितीय। तो आपका जो अंत्योक है यही एंटियोकस द्वितीय ही है, ठीक है, यह एंटियोकस द्वितीय ही है। इसके बाद जो है तीसरा शासक है, ठीक है, अंतकिन। अंतकिन, तो अंतकिन जो है यह मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का? मैसिडोनिया, अभी जो एक विकल्प में है मैसेडोनिया, ठीक है। अंतकिन मैसेडोनिया का शासक था और इसका नाम था एंटिगोनस गोनातस। गोनातस इसका नाम था। अशोक ने यहाँ पे भी अपने बौद्ध प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। इसके बाद जो हमारा चौथा शासक है, चौथा शासक का नाम है मग। मग, इसे मकमास के नाम से भी जानते हैं, मग या मकमास, ठीक है। और यह साइरीन का शासक था, साइरीन का शासक था। और इसकी पहचान जो मगस से की जाती है, मगस नामक शासक से इसकी पहचान की जाती है। अगला शासक था अलिक सुंदर। अलिक सुंदर, ठीक है। अलिक सुंदर कहाँ का शासक था? सीरीन का शासक था। अलिक सुंदर जो है कहाँ का शासक था? सीरीन का शासक था, ठीक है। और कुछ विद्वान जो है इसे अलेक्जेंडर, कुछ विद्वान जो है इसको अलेक्जेंडर के रूप में पहचानते हैं, अलेक्जेंडर, ठीक है। और कुछ विद्वान जो है इसे कोरिंथ का अभी विकल्प में आपके है कोरिंथ का अलेक्जेंडर मानते हैं। थोड़ा सा इतिहास में कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, ठीक है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मिस्र। और मैंने आपको बता दिया कि अशोक के 13वें शिलालेख में कुल 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। पांचों का नाम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैलकृत वास्तुकला का विस्मय माना जाता है? पहला विकल्प है जगन्नाथपुरी, दूसरा विकल्प कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, तीसरा विकल्प कंदरिया महादेव मंदिर, चौथा विकल्प लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और यह प्राचीन भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कैलाश मंदिर जो है प्राचीन भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जब मैं आपको इतिहास में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ना कि शैलकृत वास्तुकला का विस्मय माना जाता है, तो पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार थे, ठीक है, मुख्य रूप से वास्तुकार थे पर्सी ब्राउन ने एलोरा के कैलाश मंदिर की तुलना जो है मिस्री वास्तु तथा यूनानी पोसिडस मंदिर से करते हुए कहा कि यह शैल वास्तु का विश्व में सबसे बड़ा विलक्षण नमूना है। आपके यही स्टेटमेंट है आपका, शैलकृत वास्तुकला का विस्मय। तो पर्सी ब्राउन ने ही इसे बताया है कि यह, ठीक है, शैल वास्तु का विश्व में सबसे बड़ा विलक्षण नमूना है। इसके बाद जो हमारा विकल्प ए है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ मंदिर पुरी में अवस्थित है और उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। तो उड़ीसा के जो मंदिर है मुख्य रूप से नागर शैली में बने हुए हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ प्रसिद्ध मंदिर है और यह उड़ीसा में
स्थित है। इसका निर्माण जो है कलिंग नरेश, इसका निर्माण कलिंग नरेश अनंत बर्मन चोडगंग देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोगों ने जगन्नाथ की रथ यात्रा, ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विवरण सुना होगा। तो इसी जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 देवता भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा को एक रथ पे बैठा के जो है भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा विकल्प है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है और चंदेल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चंदेल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदेल शासकों ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था और उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ और मूर्तिकला का एक अद्भुत सामंजस्य है। ठीक है, कहाँ पे? खजुराहो में। और इसका जो कंदरिया का महादेव मंदिर है ये अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और इसका निर्माण जो चंदेल शासक विद्याधर ने, किसने? विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर वही चंदेल शासक है जिसने महमूद गजनवी को पीछे हटने के लिए बाध्य किया था। इसके बाद हमारा विकल्प डी है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, तो यह कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और यह देउल शैली में निर्मित मंदिर है। इसका निर्माण जो है सोमवंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प, ठीक है, जयपुर। दूसरा विकल्प नहीं, इसे आप कूट ही कह सकते हैं। पहला है जयपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा उज्जैन, चौथा है वाराणसी। तो इसमें जो है आंसर भी इन्होंने दिया केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 3, 4 और केवल 1 और 2, 3, 4। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि जयपुर ने कहाँ कहाँ पर जो है राजा जयसिंह ने कहाँ कहाँ पर वेधशालाएं बनवाई थी। सही आंसर तो विकल्प डी, 1, 2, 3, 4 सारे विकल्प इसमें सही हैं। जो सवाई राजा जय सिंह थे इनका शासन लगभग 1688 से 1747 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया था और इनको जो सवाई उपाधि भी दी गई थी। इनको जो सवाई जय सिंह, देखिए अभी था क्वेश्चन सवाई जय सिंह, तो सवाई जय सिंह उपाधि जो है, जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुख सियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फर्रुख सियर एक मुगल बादशाह था और उसने इनको सवाई की उपाधि दी थी। इन एक बहुत विद्वान शासक थे। ठीक है, और इन्होंने जो कुल 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनाई थी, जिसमें से है आपका जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा। ये कुल 5 स्थल है जहाँ पे राजा जयसिंह ने आपका क्या बनवाया था? वेधशालाएं बनवाई थी। और ये आप जो वेधशालाएं थी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं थी। और इन्होंने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण के लिए एक प्रश्न आता है जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, जिज मोहम्मद शाही क्या है? तो जिज मोहम्मद शाही जो है का निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने ही करवाया था और यह खगोल शास्त्र से संबंधित, ठीक है, या खगोल शास्त्र के पर्यवेक्षण के लिए जो है इन्होंने एक सारणियों का सेट तैयार किया था। इन्होंने यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत अनुवाद भी करवाया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों को उनके संस्थापन काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, पहला है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना आप लोगों को मालूम है 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पे? बम्बई में। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में चला गया।
इसके बाद दूसरा विकल्प है ब्रह्म समाज, दूसरा कूट है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। तीसरा है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कहाँ पे? बम्बई में। रामकृष्ण मिशन, इसके बाद है रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1897 में जो है आपका किसके द्वारा? विवेकानंद जी के द्वारा। कहाँ पे? बेल्लूर में, ठीक है। पहले बारामहल में स्थापित किया गया था, बाद में से बेल्लूर में किया गया। पहले रामकृष्ण मठ था, फिर रामकृष्ण मिशन हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं सही क्रम में क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्रम पूछा जा रहा है, सही क्रम में इसे आप व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रह्म समाज, सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका प्रार्थना समाज, तो 2 और 3 हो गया। इसके बाद आ रहा है आर्य समाज, उसके बाद आ रहा है रामकृष्ण मिशन। तो 2, 3, 1, 4 विकल्प सही होगा। तो विकल्प बी 2, 3, 1, 4 सही है, विकल्प बी 2, 3, 1, 4 सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को 15 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने के लिए फरमान किसने जारी किया? पहला विकल्प है आलमगीर द्वितीय, दूसरा विकल्प है अकबर द्वितीय, तीसरा विकल्प है बहादुर शाह द्वितीय, चौथा विकल्प है शाह आलम द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान के लिए फरमान जारी किया था, ठीक है। तो इलाहाबाद की कुल 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की कुल 2 संधियां हुई थी। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो जो हमारी पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, 12 कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और इसमें शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में यह संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। एक प्रश्न कहीं आया, पूछा गया था कि इस पे संधि किन्होंने किया था? इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो इस पे हस्ताक्षर जो है आपका शाह आलम द्वितीय ने किया था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने किया था। और उस समय बंगाल का वो था नवाब नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, ठीक है, या नजमुद्दौला भी मिलता है, इसने भी किया था। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला या नजमुद्दौला और गवर्नर क्लायू ने जो है इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। इसमें क्या हुआ? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया। अंग्रेज़ों का मतलब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था। फिर दूसरे इसमें था कि सम्राट को जो है अंग्रेज़ों जो संधि हुई थी तो सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिए गए, ठीक है। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, ये भी उसमें क्या नाम है बताया गया। एक इतिहासकार हमारे हैं गुलाम हुसैन, ठीक है, गुलाम हुसैन, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ सबसे संबंधित प्रश्न आते हैं। गुलाम हुसैन की एक पुस्तक है सियारुल, ध्यान दीजिएगा, सियारुल मुतखैरिन, सियारुल मुतखैरिन किसकी पुस्तक है? गुलाम हुसैन की है। और तत्कालीन उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, यह स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इस संधि की शर्तों की, इस संधि की मतलब जो आपके 12 अगस्त 1765 की संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि की जो शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मतलब सब कुछ जो है थोपा गया था, सब कुछ क्लायू के द्वारा थोपा गया था और इसमें कोई भी समझौता क्लायू के द्वारा नहीं किया गया था। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया 16 अगस्त को जो है 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई और यह संधि जो है अवध के नवाब
उस समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। किसके मध्य? शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें जो अवध का राजा, अब जो अवध का राज था, ठीक है, वह कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया और कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार दुर्ग अवध से प्राप्त हुई। मुख्य शर्तें इसमें थी। इसके बाद जो पहला विकल्प है आलमगीर द्वितीय, ये सभी जो है मुगल शासक थे। इसमें सभी मुगल बादशाह थे, मुगल शासक थे। जो आलमगीर द्वितीय है उसका शासनकाल देखा जाएगा तो 1754 से लेकर 1758 तक था। एक प्रश्न आया था कि प्लासी के युद्ध के समय कौन सा मुगल बादशाह था? प्लासी के युद्ध के समय कौन सा मुगल बादशाह था? तो प्लासी के युद्ध के समय कौन सा मुगल बादशाह? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो आपका यही आलमगीर द्वितीय जो है प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। इसके बाद विकल्प बी है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल लगभग 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक है। 1806 से 1837 ईस्वी तक है। और एक प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल सिक्के बंद हो गए या मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया? तो आपका यह अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। एक प्रश्न आता है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, इसके बाद विकल्प सी है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के विषय में आप लोगों को मालूम ही है कि जफर इसको कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय के जगह बहादुर शाह जफर के नाम से यह ज़्यादा फेमस था। वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके समय में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बाद में इसे पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है लोकसभा, चौथा विकल्प है संसदीय मामलों के मंत्री। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लोकसभा। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे कौन चुनता है? उसे लोकसभा ही चुनती है। आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक, और जब जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। तो कौन चुन रहा है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के आपसी जो है सहमत से जो है लोकसभा के सदस्यों के आपसी सहमत से इसका चयन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा विकल्प ए है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 74(1) प्रधानमंत्री के विषय में अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। परीक्षाओं में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो आर्टिकल 74(1). इसके बाद विकल्प बी है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हम लोग जब सिविक्स का पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो इसके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग का मूलभूत कर्तव्य क्या है? पहला है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए सिफारिश करना, दूसरा है देश का वार्षिक बजट बनाना, तीसरा है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सलाह देना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए सिफारिश करना। ठीक है, हमारा अनुच्छेद है 280, अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 यह कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच, यही चीज यहाँ पे है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में
और राज्यों के बीच, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में, वही चीज वितरण के बारे में, और क्या कहा, राज्यों के बीच वितरण करने पर तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश देना। ठीक है, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सिफारिश देना तो यहाँ पे सही नहीं है, बल्कि जो किस प्रकार से धन का वितरण केंद्र और राज्यों में किया जाए उसकी सिफारिश वित्त आयोग राष्ट्रपति से करता है। ठीक है, क्योंकि यह वार्षिक बजट नहीं बनाता है, वित्त आयोग जो है वार्षिक बजट नहीं बनाता, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सलाह नहीं देता, बस वही धन के आवंटन के लिए यह सलाह देता है। अगर वार्षिक बजट बनाने में इसका कोई योगदान होता तब तो हमारा विकल्प डी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन हमारा विकल्प ए ही इसमें सही माना जाएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है? पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प कर्नाटक, चौथा विकल्प राजस्थान। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जो है कोई विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में कुल 6 राज्यों में है, कुल 6 राज्यों में है। जैसे उत्तर प्रदेश आपका हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आंध्रा में है। ठीक, फिर आपका जो है तेलंगाना, चूँकि तेलंगाना और बिहार, ये 6 राज्य हैं। ठीक है, जहाँ पे विधान परिषद वर्तमान में कार्य कर रही है। वैसे आंध्रा ने एक विधेयक क्या नाम है पेश किया है, विधेयक पेश किया है जिसमें इसे हटाने की सिफारिश की गई है। अनुच्छेद 169 जो है विधान परिषदों के निर्माण एवं उससे विघटन से संबंधित है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, देश के बाहर से लाई गई वस्तुओं पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? देश के बाहर से लाई गई वस्तुओं पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो पहला विकल्प है आय कर, दूसरा विकल्प है व्यापार कर, तीसरा विकल्प है सीमा शुल्क और चौथा विकल्प है उत्पाद शुल्क। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वह शुल्क होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाया जाता है, मतलब यह आयात और निर्यात पे सीमा शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आयकर, ठीक है, जो हमारी आय होती है उस पर आयकर लगाया जाता है, जो व्यापार में जो कर लगाता है उसे व्यापार कर से, जो विकल्प डी है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क जो हमारा होता है यह भी एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है और यह भारत में विनिर्माण की जाने वाली या भारत में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। उत्पाद शुल्क जो किस पे लगाया जाता है? भारत में निर्मित ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए, घरेलू खर्च के लिए निर्मित की जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय योगदान का वर्तमान में क्रमशः अनुपात क्या है? पहला विकल्प 80:20, दूसरा विकल्प 75:25, तीसरा विकल्प 90:10 और चौथा विकल्प 60:40। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी 75:25। जो इंदिरा आवास योजना है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य का जो अपना भाग है, ठीक है, 75 रुपये, अगर 100 रुपया खर्च करना है तो 75 रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी, 25 रुपया राज्य सरकार खर्च करेगी। लेकिन अगर उत्तर पूर्व के राज्यों को देखा जाए, ठीक है, उत्तर पूर्व के राज्यों को देखा जाए तो यह अनुपात 90:10 का हो जाता है। यह अनुपात 90:10 का हो जाता है। यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसको जो 1985 में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1985 ईस्वी में किया गया था। पहले 45,000 रुपया दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 45,000 रुपया दिया जाता, अब उसे बढ़ाकर 70,000 रुपया कर दिया गया और अब उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, प्रधानमंत्री
आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया है। कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मतलब पूछा जा रहा सही सुमेलित है, 3 गलत है, 1 सही है। पहला है एस्किमो। एस्किमो में इन्होंने दिया है अमेजन बेसिन, ठीक है। तो एस्किमो कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जो है जनजात कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में पाई जाती है? नहीं, एस्किमो जनजात जो है वह अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती है, बल्कि वह अलास्का, ठीक है, कहाँ पे? अलास्का, ग्रीनलैंड, ठीक है, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा और टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, टुंड्रा प्रदेश, उसमें जो है एस्किमो जनजात के लोग पाए जाते हैं। और एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाले। और एक प्रश्न आता है इग्लू। इग्लू किससे संबंधित है? तो इग्लू जो है इसी एस्किमो जनजात से संबंधित है और ये बर्फ की सिल्लियों के अर्धगोलाकार रूप में बने हुए घर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा मतलब यह गलत है। दूसरा विकल्प है पिग्मी इरावदी बेसिन। पिग्मी इरावदी बेसिन, तो पिग्मी जो है इरावदी बेसिन में नहीं पाई जाती है वो, बल्कि जो विषुवत रेखी अफ्रीका है, ठीक है, जो कांगो बेसिन कह सकते हो आप उसे, कांगो बेसिन, तो यह जो है कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। और ये जो है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में, पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में निवास करते हैं। प्रश्न आता है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में कौन सी जनजात निवास करती है? तो पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में पिग्मी जनजात जो कि कांगो बेसिन में निवास करती है, निवास करती। मोंगुलस एक शब्द है, मोंगुलस, नोट कर लीजिएगा इसे, मोंगुलस बहुत इंपॉर्टेंट। मोंगुलस क्या है? तो मोंगुलस यही जो पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियां होती हैं पिग्मी जनजात के द्वारा, इसी को मोंगुलस कहा जाता है। इसके बाद विकल्प सी जो है यह भी गलत है। विकल्प सी है बुशमैन कालाहारी। बुशमैन कालाहारी, तो यह सही है। बुशमैन कालाहारी यह सही है। जो बुशमैन जनजात होती है वह कालाहारी मरुस्थल, वह कालाहारी मरुस्थल, जिससे अगर आ जाए, कालाहारी नहीं आ रहा है, अगर आ जाए बोत्सवाना, नामीबिया, ऐसे विकल्प आते हैं। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ पार्ट, ठीक है, उसमें जो है कौन सी जनजात पाई जाती है? बुशमैन जनजात पाई जाती है। तो इसीलिए आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद जो है विकल्प डी है बुंदू जनजात। बुंदू जनजात, तो बुंदू जनजात जो सहारा में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह सऊदी अरब में, कहाँ पे? सऊदीया में या सऊदी अरब में पाई जाती है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा। नाथुला कहाँ पर है? मतलब नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प सिक्किम में, दूसरा विकल्प अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा विकल्प असम में, चौथा विकल्प हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। इसके बाद हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? पहला विकल्प हरियाणा, दूसरा विकल्प पंजाब, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लगभग 34% गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नंबर 2 पे आता है पंजाब, नंबर 3 पे आता है हरियाणा, नंबर 4 पे आता है मध्य प्रदेश। ये भी क्रम आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि 2012 का प्रश्न पत्र है, और उसे मैंने विस्तार पूर्वक हल करने का और सर्वशुद्ध हल करने का प्रयास किया है। और यह एक संभावना बन सकती है कि इस प्रश्न पत्र से भी 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे गंभीरतापूर्वक पढ़ लीजिएगा। वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।